नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि देवस्थानम का जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ चंद लोग कर रहे हैं, पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित जो है नाराज है। साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां वो भी इस बयान को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। देवस्थानम बोर्ड, चंद लोगों का विरोध। उत्तराखंड में तीर्थों के लिए बने देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहित समाज नाराज चल रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुले तौर पर कहा है कि इस बोर्ड को भंग करने का कदम देश के हर कोने के तीर्थ स्थानों को प्रभावित करेगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों और तीर्थों का दर्जा रखने वाले चारों धामों समेत प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन के लिहाज से बनाए गए देवस्थानम बोर्ड के मामले में नया मोड़ सामने आया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवस्थानम एक्ट को वापस लेने की चर्चाओं के बीच ये अहम है कि इस एक्ट को वापस लेने की मांग जनता की नहीं बल्कि कुछ लोगों की है। रावत के इस बयान से जहां एक और तीर्थ पुरोहित निराश हुए हैं, तो वहीं जो दूसरी ओर विपक्ष ने रावत के इस बयान पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो तमाम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, एक तो मैं बताना चाहूँ कि वो बहुत सीमित लोग हैं और वो आज तक ये नहीं बता पाए कि आखिर देवस्थानम बोर्ड जो एक्ट बना है उसमें उनके हक हकूकों को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है या उनके हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बोर्ड का गठन किया था ताकि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ यानी 4 धाम समेत 51 मंदिर का मैनेजमेंट बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों की एक इकाई पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन करते हुए यह मांग रख रही है कि उत्तराखंड सरकार इस बोर्ड को भंग करे। इसी सिलसिले में हाल में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर मांग दोहराई थी। वहीं लगातार तीर्थ पुरोहित का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। सरकार ने निर्णय करना है। देवस्थान बोर्ड को पुनर्गठन, वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा पुनर्गठन होगा, विचार होगा, कमेटी बना दी। त्रिवेंद्र जी ने चूंकि इसको बनाया था, उन्होंने उस पर सवाल उठा दिए कि आप इसकी कमियां बताइए, अर्थात आप कैसे बना सकते हैं, मेरे निर्णयों को आप कैसे पलट सकते हैं। तो एक दूसरे में प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। जो निर्णय मैंने कर दिया वही सर्वे सर्वा, इसको बदलने का तुम्हें अधिकार, इनडायरेक्ट वो चुनौती दी गई है धामी जी को। अब धामी जी क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? बोर्ड बनाना, कमेटी बनाना, ये समय की बर्बादी और समय को टालना है। आप कार्रवाई करें जनहित में। आप क्या करना चाह रहे हैं, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लेकिन दोनों मुख्यमंत्री पूर्व ने वर्तमान ने प्रतिष्ठा बना ली है। इस तरह हर काम पर होगी, हर अधिकारी के पीछे प्रतिष्ठा बनेगी तो प्रदेश का विकास तो ठप हो जाएगा। आपसी लड़ाई में, आपसी गुटबाजी में। वहीं तीसरे दल के रूप में सामने आ रही आम आदमी पार्टी ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। आपका कहना है कि जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है तब से लेकर आज तक त्रिवेंद्र सिंह रावत बोर्ड की जानकारी विस्तार में नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, आपने त्रिवेंद्र के बयान को हास्यास्पद बताते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके तीर्थ पुरोहितों के हक को छीनने का काम किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड या एक्ट जो है उसका विरोध करने वाले सीमित लोग हैं और वो ये नहीं बता पा रहे कि उसमें कमी क्या है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और आप सभी ये भी नहीं बता पा रहे कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों गया है। असल में ये बात सिर्फ देवस्थानम बोर्ड या हक हकूकदारी या पुरोहितों की नहीं है, ये बात है उत्तराखंडियत की। उत्तराखंड में जितने भी हक हकूक थे वो सरकारों ने स्नेह आम जनता से छीन लिए और उन पर अपना आधिपत्य जमा दिया।
वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र से नाराज चल रहे देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड अधिनियम 15 जून 2020 के संशोधन के पक्ष में है। सीएम धामी ने इस मामले को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी की गठन की घोषणा भी की। यह है कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड जो अधिनियम 15 जून 2020 के गजट में अधिसूचित होने पर अस्तित्व में आया है। तत्समय में से 1.5 साल का समय व्यतीत हो गया है एवं 1.5 यात्रा काल का समय भी व्यतीत हुआ है। तो अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हकूकधारी स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता प्रतीत होती है। लगातार इस प्रकार की बात आ रही है कि उनको लग रहा है कि कहीं सरकार इस पर कोई अपना अधिकार तो नहीं करना चाहती, जबकि सरकार का ये उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मंदिर हैं या धाम हैं उनकी व्यवस्था बनाने का, यानी कि उनके अंदर अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, अच्छे आवास की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और एक व्यवस्थित तरीके से चले। तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर घोषणा की कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेगी, एक हाई पावर कमेटी की घोषणा करेगी, जिसका सभी तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया और उम्मीद की कि जो उत्तराखंड सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच में जो संवादहीनता थी उसे दूर किया और तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही देवस्थानम बोर्ड पर उचित निर्णय होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पहल का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम धामी का यह निर्णय बोर्ड की नाराजगी दूर कर सकता है, लेकिन एक ओर जहां पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को ठान कर बैठ गए हैं, तो दूसरी ओर धामी के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि धामी के इस फैसले से नाराज चल रहे पुरोहित शांत हो पाएंगे या विरोध यूं ही जारी रहेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। देवभूमि दंगल की हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां मंत्री महेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। के नेतृत्व में काम हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ है देखते देखते 2020 में अब मैं पहुंचा हूं। केवल 42 ब्लॉक हमारे डार्क जोन के बचे हैं, बाकी ब्लॉक हमारे सेफ जोन में आ गए। 2017 के बाद 18-19 में 82 ब्लॉक हमारे डार्क जोन में बचे थे, लेकिन अभी जो 2020 की आंकलन आया है उसमें केवल 42 ब्लॉक बचे हैं। घटता हुआ तेजी के साथ हम सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कानून के जल संचयन, जल संबंधन के लिए। उन्होंने कहा कि हम जनता का सहयोग लेंगे, हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, हम सबके साथ मिलकर के इस पर काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक कानून भी बनाया गया, भूजल अधिनियम। उस कानून के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबका आह्वान किया और कानून के माध्यम से जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, सभी कॉलेजों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य करने की बात कही गई। करना चाहिए। इतने बड़े बड़े कैंपस में बहता हुआ पानी, बरसता हुआ जल बह जाता है नालियों के माध्यम से, उस पर भी बहुत अच्छा सुंदर काम करने के लिए प्रेरणा मिली और जिसके कारण से बहुत सारे विद्यालयों ने 1 साल के अंदर अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एडॉप्ट किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। होटल इंडस्ट्री के लिए कहा गया आप इंडस्ट्री चलाते हो, आप पैसा कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। माँ के पेट से पानी निकालते हो, कम से कम जितना दोहन करते हो उतना पानी तो धरती के अंदर पहुंचाइए। इसलिए हम सब लोगों ने उस पर भी निर्णय लिया। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए थे, मेरे साथ मीटिंग किया। आज मुझको खुशी है सभी होटल इंडस्ट्री के लोग भी अपने अपने यहाँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगा रहे हैं और उसके कारण से जल स्तर बढ़ा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके कहा कि जितने भी प्राइमरी बेसिक विद्यालय हैं उनमें सब पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगना चाहिए। उसके वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद मनरेगा के तहत सभी विद्यालयों में काम हो रहा है। बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। 15,000 तालाब बनाए गए, नदियों का जीर्णोद्धार किया गया, 6,000 चेक डैम बनाए गए, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 30 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण प्लेटफॉर्म पर तालाबों के पीपल, पाकड़, बरगद, महुआ, आम, जामुन को लगा करके जल संरक्षण, जल संवर्धन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। 16 तारीख को भूजल सप्ताह का शुभारंभ हुआ।
पिछली बार भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समापन समारोह किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था, पूरे उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया था, उनसे भी कहा था, और जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मुझको खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। आप सब लोग सामान्य लोग नहीं हैं। अगर आप सब लोग इस जल संचयन के अभियान को जन आंदोलन बना देंगे, सब लोग साथ में जुड़ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री। तो यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र नाथ सिंह क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कल के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का जो विरोध है वो सिर्फ चंद लोगों का विरोध है, उसमें बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में एक बार फिर से गुस्से का उबाल आ गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनय गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ उमेश शती हैं, बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित हैं। सर आपका भी स्वागत है। और राजेश सेमवाल हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, गंगोत्री धाम से, आपका भी स्वागत है। और संतोष त्रिवेदी हैं, केदारनाथ धाम तीर्थ पुरोहित, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ सुजाता पाल हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुजाता जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विनय जी आपके पास ही आऊँगा और आपसे ही सवाल है कि लगातार ये बयानबाजी क्यों होती है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे बयान त्रिवेंद्र रावत जो हैं दे चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जो ये तीर्थ पुरोहित जो हैं ये कांग्रेसी हैं, और अब ये कह रहे हैं कि इस जो बोर्ड है इसका विरोध चंद लोग कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं। देखिए, कोई भी सरकार हो वो अपने प्रदेश के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करती है
और हमारा प्रदेश एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन प्रदेश है और यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं और पर्यटक आते हैं। उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर एक यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया और उसके अंतर्गत जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके सभी पुराने हक हकूकों को सुरक्षित रखते हुए बिना किसी प्रकार का उनको कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए हमारी सरकार ने इस प्रकार का एक देवस्थानम बोर्ड बनाया। लेकिन कतिपय कारणों से उसके बारे में भ्रांतियां पैदा हुई और कुछ लोगों में उसके खिलाफ नाराजगी पैदा हुई और ये मांग की गई कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। तो जब अब हमारे नए युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, उन्होंने सारे विषयों पर ध्यान करते हुए और सभी की भावनाओं को समझते हुए और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी को सारे विषयों का माइक्रो एनालिसिस करने का निर्देश दिया है ताकि सभी को संतुष्ट किया जा सके और उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश की व्यवस्थाएं आगे चलाई जा सके। विनय जी, क्या लगता है कितना समय लगेगा कि जो कमेटी गठित होगी और फिर इस पे संवाद स्थापित होगा और जो चाहते हैं तीर्थ पुरोहित उनके मनमाफिक वो चीजें होंगी? देखिए, समय कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा ये तो कहना मेरे स्तर पर उचित नहीं होगा, लेकिन समय कितना लगता है कितना नहीं लगता ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है ना विनय जी, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कहा था हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अब उनके जो सुर हैं वो बदल गए हैं। और जो पूर्व सीएम जो तीरथ रावत थे उन्होंने भी कहा था इस पर हम जल्द ही पुनर्विचार करेंगे, वो खैर जा चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन विश्वास किस पे किया जाए, सवाल तो यही बना हुआ है। खैर आपके पास बाद में आएंगे। सुजाता जी भी हमारे साथ हैं। सुजाता जी, नए सीएम ने जो कहा है कि पावर कमेटी बनाएंगे और जल्द इस विषय पर हम संवाद स्थापित करेंगे और जल्दी कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि इस पे राजी सहमति हो जाए तीर्थ पुरोहितों की। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे तीर्थ पुरोहित पिछले 2 सालों से आंदोलनरत है पिछले, और आचार्य त्रिवेदी जी आज आप लोगों के साथ हैं, मैं उनको देख रही हूँ, और अर्धनग्न अवस्था में इन्होंने कितनी तपस्या करी और सरकार ने सुनी नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम एक तरीके से अपनी आवाज को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब मीडिया ने भी इस आवाज को नहीं उठाया था, सुन नहीं रहा था कोई भी। मुझसे पूछे, मैं इनके साथ शुरू से हूं, इसलिए मैं जानती हूं। मैं एक एक दिन की खबर को याद करके मेरा दिल कांप जाता है कि कभी बारिश हो रही थी, कभी ठंड हो रही थी, कोरोना के बीच में हमारे तीर्थ पुरोहित भाई वहां थे। तो समय कैसे महत्वपूर्ण नहीं होगा? पहली बात तो ये कि सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है और मैं उम्मीद कर रही हूं कि सरकार यह हाई पावर्ड कमेटी बना के ये गोल गोल नहीं घुमाएगी। इसलिए जलेबी जैसी ये सरकार जल्द अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी तो मैं उनका धन्यवाद सबसे पहले करूंगी। जी, जल्द निष्कर्ष पर पहुंचेगी, यही सवाल बना हुआ है। हमारे साथ कई सारे तीर्थ पुरोहित भी, उनके पास भी हम जाएंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट।
जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान की जिसमें उन्होंने एक बार फिर से तीर्थ पुरोहितों पर निशाना साधा है। हम वापस आएंगे संतोष त्रिवेदी जी के पास, जो केदारनाथ धाम के पुरोहित हैं। संतोष जी, एक बार फिर से पूर्व सीएम ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये जो विरोध है इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही साथ ये कहा है कि इसमें चंद लोगों का विरोध है और ये अपने खुद के हित साधना चाहते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जो है लगातार हमारे साथ चार धाम तीर्थ पुरोहितों के साथ लगातार जो है हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र रावत जी शुरू से ही, जब से यही वो मुख्यमंत्री हैं पूर्व जो ये काला कानून लेके आए थे, ये तो शुरू से ही बिल्कुल भी उल्टी सुल्टी बयानबाजी करते जा रहे हैं। और इसी बयानबाजी के चलते हुए जो है हमने इनको परसों उखीमठ में जो है काले झंडे भी दिखाए थे, और बार बार फिर भी ये श्रीनगर गए, वहां वही। लेकिन अभी ये गोपेश्वर में थे, वहां इन्होंने कहा था हर जगह का मंदिर का ये बता रहे थे, यहाँ 12 करोड़, यहाँ 10 करोड़, यहाँ 7 करोड़। इन्होंने एक श्रद्धालु की श्रद्धा और एक विश्वास को अलग में रख करके इसको सीधे सीधे एक जो है अर्निंग के उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को डायरेक्टली जोड़ दिया। इसीलिए अब तो ये हमारे न विधायक हैं ना हमारे मुख्यमंत्री हैं। अपने स्तर से इनके पास सिर्फ एक ही नाम रह गया है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनको हम बिल्कुल भी अब जो है कि आमने सामने इनसे करने नहीं चाहते। ये अपने स्तर से अब इनके पास कोई काम है नहीं, और ये जैसे चाहे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब इनको हम जो है कि हम ज्यादा वो नहीं करेंगे इनके साथ, जैसे बयान देते रहे। ठीक है संतोष जी, आपका कहना है कि वो बयानबाजी करते रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बयान को इतना महत्व नहीं देते हैं। उमेश जी तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष हैं। उमेश जी, सवाल आपसे है कि जो बयानबाजी लगातार करते रहते हैं पूर्व सीएम, इसके पहले भी कहा था कि जो तीर्थ पुरोहित हैं कांग्रेसियों की भाषा बोल रहे हैं, और अब एक और बयान सामने आता है।
हेलो उमेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। उमेश जी, आपसे ही सवाल है, लगातार जो पूर्व सीएम ये बयानबाजी करते रहते हैं, तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनकी बातें तो नहीं सुनी जा रही बल्कि उल्टा बयानबाजी की जा रही, कैसे देखते हैं इसे? नहीं देखो, और जो जैसा कि अभी संतोष त्रिवेदी जी ने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री का जो भी बयान आया है, ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड के सारे आर्थिक स्रोत एक तरह से सूख गए। अब इनकी जो नजर है वो मंदिरों के आय पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर मैं एक, जैसे कि अभी विनय गोयल जी ने एक बात रखी कि देवस्थानम बनाने के ऊपर को लेकर उन्होंने कहा कि फायदेमंद है और जो भी उनका कहना है, तो मैं इनका यहाँ पर एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दोहरा रवैया सामने आता है। एक तरफ तो जब ये तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने जाती है, वहां पर अपना मैनिफेस्टो जारी करती है जिसमें कि इनके वीके सिंह होते हैं और आपके क्या कहते हैं, आपके जो परिवहन मंत्री हमारे क्या कहते हैं वो केंद्र के, वो वहां पर एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। उसमें वो साफ लिखते हैं कि जब हमारी जो भाजपा की जो सरकार है, अगर वो वहां पर सत्ता पे आती है तमिलनाडु में, तो सबसे पहले जो सरकार की जो अधिकृत जितने भी मंदिर हैं, जो देवस्थानम बोर्ड है, उसको वहां पर भंग करेगी। इन्हीं के योगी आदित्यनाथ है जिनका ट्वीट बीच में अभी सामने आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें वो जब वो केरल के इलेक्शन में दौरे पे थे, तो वहां पर वो ये कहते हुए पाए गए कि जो वहां पर देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग करेंगे जब वो वहां सत्ता में आएंगे। तो जब वो वहां पर उनके लिए नियम अलग और हमारे लिए नियम अलग, ये समझ में नहीं आता इनका दोहरा रवैया क्यों है। वहां पर तो आप कहते हैं कि वहां पर आके ही आप देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे, और उत्तराखंड में आप सारे मंदिरों का अधिग्रहण करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन उमेश जी, वहां सरकार नहीं ना, सरकार वहां पर सरकार उनको बनानी है, यहाँ पर सरकार पहले से है, इसलिए बात होती है। हमारे साथ राजेश जी भी, उनके पास भी आएंगे, एक ब्रेक के वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल, तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है।
और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम देवभूमि के दंगल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलेंगे, जहां भूजल सप्ताह कार्यक्रम में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सूखे की चपेट में रहता है उमेश जी, भूभाग उसका तड़फ होती है। आज हम वहां की पीड़ा को नजदीक से जब महसूस करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन इस सब के बीच भी राजस्थान में वहां के विभिन्न संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है वह जैसलमेर है, और जैसलमेर में जल संरक्षण के कार्य वहां के लोगों ने आज से नहीं 400, 500, 700 वर्ष पहले एक एक बूंद वर्षा की कैसे संरक्षित की जा सकती है, उसका मॉडल उन्होंने वहां पर करके दिखाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कुछ डरावनी रिपोर्ट आई थी, और खासतौर पर जहां पर जब हम लोग प्रत्येक भारतवासी प्रातःकाल उठने के साथ ही अपनी 7 पवित्र नदियों का स्मरण करते हैं, तो उनमें से हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उनमें से प्रथम 2 नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, और दोनों का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, और उन चुनौतियों के कारण ही आज जो स्थिति है, उसमें से एक समय ऐसा भी आया था जब प्रदेश के अंदर 287 विकास खंड में प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी, और 77 ऐसे विकास खंड थे जिसमें 1 मीटर तक प्रतिवर्ष भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिली थी। आप अनुमान कर सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। सन 2000 में 745 विकासखंड ऐसे थे जो यानी लगभग 825 में से 823-24 में से 745 विकासखंड ऐसे थे जो सुरक्षित स्थिति में थे, लेकिन इनकी संख्या घटी है। यह सच है कि पिछले 4-5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने जो कुछ प्रयास किया है, तो क्रिटिकल से हम उसको सेमी क्रिटिकल तक तो पहुंचाए हैं। जो एकदम डार्क जोन में आ चुके थे, उससे उसको उभारने का कुछ प्रयास हुआ है। लेकिन पिछले 20 वर्षों के डाटा आंकड़ों को अगर जब हम देखते हैं, तो 20 वर्षों के आंकड़े एक डरावनी तस्वीर इस क्षेत्र में हमारे सामने प्रस्तुत करती है।
और इसलिए जल संरक्षण की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया था, तो प्रदेश के जिस 10 जनपदों को इसके लिए चयन किया गया था, उन 10 जनपदों के साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में और सभी 826 विकास खंडों में हम इसे एक साथ लागू करेंगे, इस विश्वास के साथ यह भूजल योजना को लागू करने का जो कार्यक्रम बना था, आज उसके कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें इसमें बहुत कुछ अभी करना है। मुझे 2 वर्ष पहले चित्रकूट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने वहां पर भी एक मॉडल देखा था, जो कैसे हम वर्षा के जल के संचयन की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने वाराणसी में भी देखा था, वाराणसी मॉडल के रूप में हम लोगों ने उसे लिया था कि अक्सर हम देखते हैं कि हैंडपंप हम लोग पानी निकालने के लिए उपयोग करते हैं। एक समय के बाद वो हैंडपंप निष्प्रयोज्य हो जाता है। उस हैंडपंप का उपयोग वर्षा जल के संचयन की दृष्टि से कैसे हो सकता है, एक मॉडल वाराणसी में भी इसका एक बनाया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं, हम सब भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। मेरा ये मानना है, जो फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित जनपद हैं प्रदेश के अंदर, इनका कारण भी है भूगर्भीय जल का तितोहन। अगर एक समय के साथ हम जल संरक्षण की बेहतरीन तकनीक को अपना करके अपने स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप देखना खारा पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर शुद्ध पेयजल किसी व्यक्ति को पीने के लिए प्राप्त हो रहा है, तो उसकी आधी से अधिक बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। मैंने इन बातों को देखा है, बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं इस बात को देखता था वहां पे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7-8 जनपद ऐसे थे जहां पर हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। जुलाई से लेकर के नवंबर तक 1,500 से लेकर 2,000 मौत बच्चों की होती थी, व्यापक पैमाने पर होती थी। कोई उपचार नहीं था। सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगता था, हम लोग चिल्लाते रहते थे। ये सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। 21 वर्षों तक तो किसी सरकार ने इसका संज्ञान भी नहीं लिया। 1998 में जब पहली बार मैं सांसद बना था, तो मैं मेडिकल कॉलेज के विजिट में गया था, और मैंने देखा वहां पर एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं। उनकी मौत हो जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर उपचार से थोड़ा कोई ठीक हो भी गया, तो शारीरिक या मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं हो पाता था, दिव्यांग हो जाता था। 40 वर्षों से ये सिलसिला चलता रहा। 2017 में जब हम लोग आए प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि मैं स्वयं ही 1997-98 से इसके खिलाफ लड़ता रहा। संसद के सत्र में, हर सत्र में इस मुद्दे को उठाता था। उपचार के लिए मांग करता था, टीकाकरण की मांग करता था, लेकिन उपचार है क्या, किसी को पता भी नहीं था।
इस पे लगातार काम करते करते अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हम लोगों को यहां की जीवन पद्धति को, व्यक्ति को अपने जीवन पद्धति को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है? 2017 में हम लोग आए, तो 17 में आने के बाद मैंने स्वास्थ्य की सुविधाओं को वहां पे स्ट्रेंथन तो करने का प्रयास किया ही, लेकिन मैं इससे भी महत्व इस बात को मानता था कि हमें वहां पे लोगों की सामान्य दिनचर्या और उनकी कार्य पद्धति में, उनके रहन सहन की पद्धति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। रहन सहन और सामान्य जीवन पद्धति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर जब मैंने अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई तो दो चीजों पर हमने फोकस किया था। एक स्वच्छता पर और दूसरा शुद्ध पेयजल पर। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर साफ सफाई है और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति है तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब इस अभियान को आगे बढ़ाया गया, हर घर में जिसके पास अपना स्वयं का टॉयलेट नहीं था, एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार के पास एक एक टॉयलेट बनना। और जो संभावित क्षेत्र थे जहां पर जिन गांवों में, जिन मोहल्लों में इस प्रकार के बच्चे निकलते थे, उन क्षेत्रों में पाइप पेयजल की स्कीम को लागू करना। पाइप पेयजल की स्कीम को वहां पे हमने लागू किया। जहां पर पाइप पेयजल की स्कीम में देर थी तो वहां पर हम लोगों ने पेयजल के लिए कुछ अवेयरनेस के कार्यक्रम भी बनाए। भाई ठीक है, हैंडपंप ही है, लेकिन इस पानी को उबाल करके आप पीजिए, जल का दुरुपयोग रोकिए। अब आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्षों से जो समस्या बनी हुई थी, हर वर्ष 1200, 1500, 2000 तक बच्चों की मौत होती थी, 3 वर्ष में मौत के आंकड़े घट करके 95% कम हो गए हैं। अब आश्चर्य करेंगे, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मैं इस बार 2 बार वहां से विजिट करके आ गया हूं। इस समय कोई नहीं कह रहा है वहां पे कि इंसेफ्लाइटिस कोई मुद्दा ही नहीं इस समय वहां। और केवल उसी में नहीं, आखिर डायरिया का कारण क्या है? बहुत सारी ऐसी जलजनित बीमारियां होंगी, लेकिन ये शुद्ध पेयजल आपको मिलेगा तब जब आपके पास जल संरक्षण के लिए उचित जल संसाधन होगा, और उस पर हमें ध्यान देना होगा। आप देख रहे होंगे बरसात का समय है, खूब बारिश होती है और बरसात का ज्यादातर पानी बह करके निकल जाता है। हम लोगों ने कानून बनाया है, सरकारी भवनों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था लागू की है। विकास प्राधिकरणों से इस बारे में कहा कि आप लोग नक्शा पास करने के लिए कुछ मानक तय करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक व्यवस्था बनाइए, उसको भी हम लोगों ने लागू किया है। लेकिन कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह जन आंदोलन का हिस्सा न बने। एक एक नागरिक की सहभागिता जब तक उसके साथ नहीं जुड़ जाती है, तब तक उसको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना हमेशा एक चैलेंज होगा, एक चुनौती बनी रहेगी। और यह जो आयोजन है भूजल सप्ताह का, यह इसी के साथ जोड़ करके हम लोगों ने बनाया है। अनेक इसके आयाम हो सकते हैं। बहुत सारी जगह जो पुराने तालाब थे, उन तालाबों के संरक्षण की, उनकी फिर से खुदाई की, खेत तालाब की योजना बुंदेलखंड में, प्रदेश के अंदर अन्य जगहों पे लागू की गई। चेक डैम के माध्यम से भी बहते हुए पानी को, बहाव को रोक करके जल संरक्षण के कुछ नए उपाय अपनाने के प्रयास हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हुए हैं। पुराने तालाब और कुओं को डिसिल्टिंग करके
उनके संरक्षण के भी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी, शासकीय स्तर पर भी, समाज के सहयोग से भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अन्य तमाम प्रकार से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। साथ साथ सरकार के स्तर पर वृक्षारोपण का भी एक बृहद अभियान प्रारंभ किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से अब तक प्रदेश के अंदर जुलाई प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ वृक्षों का अब तक प्रदेश के अंदर उन्हें लगवाने की कार्रवाई संपन्न की है। हर बार उसकी संख्या बढ़ती गई। कोरोना कालखंड में विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी, विगत वर्ष लगभग 26 करोड़ वृक्षारोपण हुए हैं और इस वर्ष कोरोना के बावजूद भी 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। अभी मैं जल पुरुष से बात कर रहा था, राजेंद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और उनकी चिंता भी है, क्या हम गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ कार्य कर पाएंगे। और जो कार्य हुए हैं, आप याद करिए, जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, विगत वर्ष फरवरी माह में हमारी सरकार ने 2 यात्राएं निकाली थी। एक यात्रा बिजनौर से चली थी और एक यात्रा बलिया से चली थी। इन 2 यात्राओं के माध्यम से गंगा नदी की पवित्रता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने रखे। एक जागरूकता का रखा था, दूसरा गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में जितनी भी खेती बाड़ी होगी, क्या हम उस खेती को जैविक खेती के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार ने उसके लिए एक अलग से स्कीम बनाई। जो भी किसान अपने खेतों में खेत के मेंढ पर फलदार वृक्ष लगाना चाहेगा, हम वृक्ष फ्री में देंगे। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्र में एक निश्चित दूरी तक के खेतों में जो केवल फलदार वृक्ष लगाएगा और इस बात के साथ कि सभी बिना किसी केमिकल और फर्टिलाइजर के जैविक पद्धति से इस बागवानी को आगे बढ़ाना चाहता है, सरकार ने 3 वर्ष तक उसे अनुदान के साथ जोड़ने के लिए और फ्री में फलदार वृक्ष उपलब्ध कराने के लिए उनको अपने साथ जोड़ा है। तो आप सुने थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो भूजल सप्ताह समापन समारोह में संबोधन दे रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु
प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है दलित पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस एक बार फिर से लखनऊ चलेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। छायादार वृक्ष हों, फलदार वृक्ष हों, औषधि युक्त वृक्ष भी हो सकते हैं, इमारती लकड़ियों के भी हो सकते हैं। जो एक औपचारिकता होती थी कि यूकेलिप्टस लगा दो, पॉपुलर लगा दो, उसी को गिन लेते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, यूकेलिप्टस और पॉपुलर को इससे बाहर कर दीजिए। इसको इंडिविजुअल अगर किसी को लगाना है वो अपना लगाए, सरकार देगी। पीपल, बगत, बाकड़, नीम, बीजू आम या फिर उस प्रकार के वृक्षों को देगी और वो पौध हमारी नर्सरियों में तैयार होगा। हमें पहले वर्ष दूसरे वर्ष अन्य नर्सरियों से पौधे खरीदने पड़े थे। शेष जितना भी पौध हमारे पास आई वह शासकीय नर्सरियों में ही हम लोगों ने 35-35 करोड़ तक तैयार की और व्यापक पैमाने पे उसको हम लोगों ने किसानों को, विद्यार्थियों को, अलग अलग विभागों को भी वितरित किया। संरक्षण की व्यवस्था भी की। केवल वृक्ष लगा देना मात्र नहीं था, उसकी सुरक्षा भी आवश्यक था। थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके लिए नामित किया और उनसे कहा गया कि भाई आप इसको देखेंगे, इसका सर्वे करेंगे, रिपोर्ट दीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए। अच्छे परिणाम सामने आए। व्यापक पैमाने पे कार्य करना होगा, लेकिन मेरा यह मानना है हर एक नागरिक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जल संरक्षण को प्रत्येक नागरिक को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फालतू जाने दें। वर्तमान में हर घर नल की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से पूरे देश के अंदर लागू हो रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने पहले चरण में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इस योजना को लागू कर दिया है। आर्सेनिक फ्लोराइड, इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना, या खारा पानी से प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना हमारी लागू होने वाली है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक 50,000 राजस्व गांवों तक हम इस योजना को लेकर के जाएं। लेकिन हर घर तक नल की योजना पहुंचा करके हर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ ही आपकी जिम्मेदारी और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे घर में नल का पानी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर नल का पानी खुला छोड़ के रखते हैं। मैं भी देख रहा था बहुत सारे मॉडल बने हुए हैं और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा आप जाकर के देखें घर के वेस्ट वाटर को फिर कैसे रीयूज किया जा सकता है। हमें उन पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। बरसात के जल के संरक्षण के लिए क्या क्या नई तकनीक आई है, उनमें से किसी एक को या उसमें और भी संशोधन करके किसी एक को आप आसानी से अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। हर एक जगह संभावनाएं हैं, उन नए संभावनाओं को आप भी अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक जगह की परिस्थिति, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग होंगी, उसके अनुरूप आप भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर ये कार्यक्रम आपका आगे बढ़ेगा तो हम लोग जब तक गंगा मैया की, यमुना मैया की कृपा है, प्रदेश के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन हमारे पास मौजूद है, ये सभी कृपा जब तक हम पर बनी हुई है
तब तक उत्तर प्रदेश देश का समृद्धतम राज्यों की ओर अग्रसर होने की दिशा में जो कदम बढ़ा रहा है वो सफलतापूर्वक आगे चलेगा। वह स्थिति हमारे सामने आज अभी नहीं, जो चुनौती राजस्थान के सामने है, कुछ अन्य राज्यों के सामने है। एक एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरसते हैं। हम लोगों को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे पास जल संसाधन भी है, समय पे बरसात भी हो जाती है, अच्छी बरसात होती है। लेकिन यह दुरुपयोग करने के लिए नहीं, उसका संरक्षण करने के लिए हमें बेहतर उपाय करने होंगे। मुझे विश्वास है कि जो विभिन्न प्रकार के संगठन संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वे सफलतापूर्वक अपना एक नया मॉडल खड़ा करके बताएंगे। एक नई प्रतिस्पर्धा को इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और विभाग ने अब तक की जो उपलब्धियां हासिल की हैं कोरोना कालखंड में भी, इन उपलब्धियों के बल पर हम पूरे प्रदेश के अंदर अटल भूजल योजना के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 826 विकास खंडों में 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में और 1 लाख से अधिक हमारे जो राजस्व गांव हैं उन गांवों तक और लगभग 14,000 के आसपास जो हमारे नगर निकाय के वार्ड हैं वहां तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से विभाग को और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भूजल सप्ताह के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक एक बूंद जल की कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन के लिए। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो उत्तर प्रदेश देश का समृद्धतम प्रदेश। तो आप सुन रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो भूजल सप्ताह समापन समारोह में अपना संबोधन दे रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।